बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के आज के सियासी मंजरनामे के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो बाज़ ये सुनाई देती है कि गवर्नर राज लगेगा खैबर पख्तूनख्वा में। गवर्नर राज के हवाले से ये खबर आई कि पहले एक सूबाई असम्बली के अंदर करारदाद पेश की गई कि गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगना चाहिए। फिर ये खबर आई कि वफाकी काबीना ने गवर्नर राज के हवाले से आपसी मुशावरत कर ली। फिर यह भी मालूम पड़ा कि ANP के साथ भी मुशावरत की जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत की जाएगी, फिर फैसला किया जाएगा। इब्तदाई तौर पे ये कहा जाता रहा कि वफाकी काबीना ने गवर्नर राज लगाने की मंजूरी दे दी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इसकी तरदीद कर चुके हैं कि गवर्नर राज नहीं लगाने जा रही या इस तरह का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। गवर्नर राज लगाया किस तरीके से जाता है और उसके तरीकाकार क्या हैं, और क्या गवर्नर राज के ऑप्शन के ऊपर बिलखुसूस गौर हो भी रहा है या सिर्फ ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से उठने वाली बाज़गश्त के हवाले से भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। पाकिस्तान में किसी पार्लिमानी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का तरीकाकार क्या है, किन हालात में पाबंदी लगाई जाती है, पाबंदी के पूरे प्रोसीजर के अगर तरीकाकार को देखें तो वो कौन कौन से मराहिल को तय करता है। और बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उन्होंने एहतजाज किया, उस एहतजाज के बाद अंदरूनी तौर पे क्या कोई तोड़ फोड़ हो रही है, कारकुनान की तरफ से गुस्सा किसके ऊपर निकाला जा रहा है। जो सबसे खबरें मंजर आम पे हैं सलमान अकरम राजा के हवाले से, उसमें कितनी सदाकत है, और साहिबजादा हामिद रजा साहब के हवाले से जो खबर है उसमें कितनी सदाकत है। टॉप टियर लीडरशिप जो है उसमें से कितने नाम मिन्हा हो जाएंगे और कितने नाम नए ऐड होंगे, अंदरूनी तौर पे क्या डिस्कशन हो रही है। और बुशरा बीबी को लेके उनकी बहन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या उनकी टीम के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया, इसी पूरी मंजरनामे पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले बात आज गवर्नर राज, क्या आपको लगता है कि गवर्नर राज इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर लगाने के ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है और इस तरह की पूरी तैयारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ तक आपने कहा कि गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है और गवर्नर राज लगाने के चांस कितने हैं, गौर नहीं, ख्वाहिश की जा रही है। सही। और एक नहीं, एक से ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है। चांस ख्वाहिश करने वाले तो 100% चांस लेकर आए हैं, लेकिन गवर्नर राज, पहली बात है मेरी ज़ाती जो इन्फॉर्मेशन है, गवर्नर राज अभी नहीं लग रहा। सही। दूसरी, गवर्नर राज लगेगा तो शायद 24 घंटे भी ना निकल सके। तीसरी खबर, गवर्नर राज KPK में लगा के हुकूमत बच जाएगी, यह कागज पे लिखने मुमकिन नहीं। क्या किया KPK ने? 80% वहां पे नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास है। यासिर साहब, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, किसी और की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन क्या आइन कानून के तहत लग सकता है? नहीं। क्या असेंबली में करारदाद पास हो सकती है? नहीं। क्या असेंबली, अभी जो इजलास में असेंबली ने जो करारदाद मंजूर की है, उसके बाद किस बेस पे लगाएंगे? अगर आप कहते हैं सूबे में अमन नहीं है, सबसे पहले बलोचिस्तान में गवर्नर राज लगाए, सबसे पहले बलोचिस्तान में लगाए ना गवर्नर राज। अगर आप इस बुनियाद पे लगाते हैं कि सूबे में अमन नहीं है, तो हर उस सूबे में गवर्नर राज लगेगा जहां पे अमन नहीं है। अगर आप इस बुनियाद पे लगा रहे हैं कि जनाब वो सरकारी मशीनरी लेके आया, क्या लगाया सरकारी मशीनरी? बताएं मुझे, बताएं ना। एक दिन पहले चीफ सेक्रेटरी ने वहां पे नोटिफिकेशन जारी किया, दिखाया। वहां पे पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ, हमने दिखाया। भाई लाए ना, साबित करें कि जनाब ये सरकारी बंदे थे, ये सरकारी बंदे आए। क्या 1122 की एम्बुलेंस आई? बताइए यासिर साहब। लास्ट टाइम तो थी, इस बार की इस बार आई नहीं, तो बस खत्म हुई ना बात। क्या वहां पे सरकारी करेन आए? नहीं। तो किरते लाना जे, तुम भी बड़ा मेकअप करके अपने लोग बने हो कि होने लग जाए, कितों लाना जे? एक बात है ना, पर यासिर साहब कहां से लगाना आपने? मुझे इतनी गुरी डाल के क्यों देख रहे हैं यार? मैं तो आप की तारीफ कर रहा हूं।
भैया गवर्नर राज नहीं लग रहा। अगर गवर्नर राज लगेगा तो मैंने पहले भी कहता होता हूँ, कभी वो गाड़ी नहीं चलती जिसका एक पहिया आप अलहदा कर दें, चाहे वो आगे वाला हो चाहे पीछे वाला हो, फिर गाड़ी सारी खत्म होती। तो वन व्हीलिंग भी तो लोग करते रहते। वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल भी होती है, गाड़ी पे नहीं होती। और वन व्हीलिंग जो होती है ना, वो 1 किलोमीटर तक हो सकती है, उसके बाद पहिया नीचे लगाना ही पड़ता है। अपने बंदा अगला पहिया ना हो तो इस तरह गिरता है, इस तरह हद। और वन व्हीलिंग के लिए अगला पहिया होना बड़ा ज़रूरी है। और स्टपनी का किरदार जो होता है, स्टपनी ख़त्म हो जाती है। स्टपनी जो होती है ना, उसके व्हील के साथ ही लगती है ना। स्टपनी जो है उसके साथ टायर लगेगा ना, तो यदि ख़त्म कर रहे हैं आप, तो स्टपनी से कैसे चलेंगे? चलो मुझे बता देना। मैं इसलिए फिर आप कहते हैं मुझ पे बात करते हैं। मैंने तो सवाल पूछा। ये सवाल आपकी, मैंने कहा कि ये ख्वाहिश हो सकती है। मुझे बताया ना, कहां पे रह रहे हैं आप, किस मीडिया की हम बात कर रहे हैं? सब ने चला दिया अली जफर साहब के जनाब अली जफर साहब, जो मिनिस्टर अली जफर साहब इमरान खान से मुलाकात करके हैं, और उन्होंने ये जगह, उन्होंने तो तस्दीक कर दी उनकी। तो आज तो इमरान खान की किससे मुलाकात ही नहीं हुई है मुलाकात? नहीं, वो खबर में तो ये भी था कि शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है बैरिस्टर अली जफर ने। वो उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा मैं तो मिला ही नहीं हूं। तो मुझे बताए ना, तो फिर टीवी पे भी चल गई है ना। किस टीवी पर नहीं चली खबर? कहां पे ये खबर नहीं चली? अफवाहों पे काम ना नहीं। देखे, मैं फिर कह रहा हूं, ख्वाहिशात और अफवाहें, इन पर थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। रात को इतने बड़े चैनल्स हैं हमारे, कमाल हो गया। रात को बुशरा बीबी को अगवा भी करा दिया हमने, बुशरा बीबी को आपसे बिजाब में भी लिखवा दिया, फिर उसके बाद तरदीद भी करवा ली। क्या है यार, हम सहाफत कर रहे हैं। ये सहाफत मुल्क के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। ये सहाफत जाती ख्वाहिशात में नहीं होनी चाहिए। ये सहाफत सियासी जमातों के पैरोकार बन के नहीं होनी चाहिए। सहाफत बराए हिदमत होनी चाहिए। ये एक सहाफत एक पेशा है। ये सहाफत जो है रोजगार भी है, पेशा भी है, पैगंबरी पेशा भी है। हम कर क्या रहे? हम झूठ तर झूठ, ख्वाहिशात तर ख्वाहिशात, एक सोशल मीडिया पे देखते हैं, टक खबर चला देते हैं। खबर चल गई, असद कैसर साहब बन गए हैं चेयरमैन, उन्होंने तरदीद की थी, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बैरिस्टर जो है अली जफर ने तो तरदीद कर दी ना। सलमान अकरम राजा का भी ओहदा वापस होगा। उन्हें कहा जाएगा कि बेटी मुस्तरद कर देगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, वो तो मुलाकात के बाद की बात है ना सर। मुलाकात के इम्कानात कब तक दिखाई देते हैं? आज तो वो अडयाला जो मुलाकात कर, उसका जो यार उसी तरह मुलाकात होगी जिस तरह आप जैसे लोग जो है खबर चला देते हैं। मुलाकात के लिए आज तो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा जी कि मुलाकात तो हम करवा नहीं सकते, हमारे तो हाथ में नहीं, क्योंकि ये तो रावलपिंडी पुलिस की तहवील में, तो उनके सेल को थाना डिक्लेयर किया हुआ है हमने, तो इसलिए मुलाकात तो हो नहीं सकती। चले, थाने में मुलाकात नहीं होती। उन्होंने कहा मुलाकात करनी है, वो रावलपिंडी थाने वालों से रब्ता कर। बात यह है कि बड़ी सिंपल सी बात है, उतनी दिन फिर उन पर फर्ज जुर्म भी नहीं लगेगी, उतने दिन उनका कोई केस भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं ना हो सकता। थाने में है ना, फर्द जुर्म के लिए तो पेश होना पड़ता है। फर्द जुर्म के लिए साइन होते हैं। आप पे कभी हुई नहीं ना, आप अभी पकड़े नहीं गए। ये खुदा ना हादसा किसी सियासी केस में आप पकड़े जाते तो आपको पता चलता। यहाँ पे तो पता भी नहीं सियासी केस होगा। यहाँ पे सियासी केस तो होते नहीं। यहाँ पे तो केस ऐसे पता ही नहीं लगता कि कौन सा केस पर गया। आपको पता है ना, कल तो केस ऐसे बन रहे हैं कि पता भी नहीं लगता कौन सा केस पर गया। अब तो ये भी नहीं है कि कौन कौन क्या है, ये नहीं होता, चल जाता। पुलिस हमारी, पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी, और मदद कर देती है, वो हमारी अच्छी मदद कर देती है बगैर कहीं भी मदद कर। मैं कह रहा ऐसी करती है किसी। बात यह है कि हम बात उसी आते हैं, एक तो ज़ेन नशीन कर लें, गवर्नर राज नहीं लगेगा। अच्छा चलें, पार्टी पे पाबंदी किस बुनियाद पे? मैं बुनियाद पूछना चाहता हूँ ना भाई। अगर MKM पे आपने पाबंदी लगाई, MKM पे कि जनाब वहाँ पे रोज़ाना 100 मर्डर हो रहे हैं, यही था, बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, ये इल्ज़ाम लगे ना उस वक्त। ये उन्होंने तकरीर की है, उसने इंडिया को बुलाया, फलां किया। आपने तो यहाँ पे तो ऐसी कोई तकरीर नहीं है, यहाँ पर तो कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं है, यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आप कर सके। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज़ है, फिर लगाएंगे। अगर कुछ शख्स कहते हैं कि वैसे ही लग जाएगी, तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट, वो गलत है या सही है, वोट तो उनको पड़े हैं। पाकिस्तान में नंबर 1 वोट तो उनको पड़े हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में उनकी लोगों की जो है वो अरकान असम्बली हैं।
पाकिस्तान के अलावा जीपी आज़ाद कश्मीर में उनके लोग हैं, असम्बली में लोग हैं उनके, तो आप किस तरह क्या करेंगे? क्या इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड कर लेंगे? क्या उस रिस्क के बाद जो अवामी तवक्कुआत होंगी, जो अवाम का रद्द-ए-अमल होगा, आप उसे रोक लेंगे? हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि हर शख्स ने डी चौक में आना है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जो है वो किसी और तरफ चढ़ाई करेगा। उसका रिएक्शन जो होता है ना, वो नफ़रत में भी आ सकता है। उसका रिएक्शन सिर्फ टायर जलाने से नहीं होता, उसका रिएक्शन जो है, रिएक्शन किसी और तरीके से भी होता है। ये जो ख्वाहिश है ना कि पीटीआई पे पाबंदी, पीटीआई पे पाबंदी नहीं है, फिर आप पाकिस्तान की उस सोच पे पाबंदी लगा रहे हैं, पाकिस्तान के उन लोगों की ख्वाहिश पे पाबंदी लगा रहे हैं जिन्होंने वोट दिया है। किस तरह बाकी पीटीआई पे पाबंदी, क्या किया क्या पीटीआई ने? सच बोलने या सब हकीकत सामने रखें, पाबंदी तो फिर उन पे लगनी चाहिए, उन सियासी जमातों पे जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलती रही हैं। पाबंदी लगानी है तो उन पे लगाएं जो सिंध के अंदर नारे लगा रहे हैं, उन नारों को सुना नहीं जाता। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा देंगे तो लगाएं जी, फिर अदालत में जाना भी बड़ा, बहुत से मरहले हैं जिसमें सब कुछ होना है, तो ऐसे नहीं होगा ना। मैं तो सुबह से इसी चीज़ों पे खप रहा हूँ, इसलिए अब आपके आगे चाय है, मेरे आगे चाय अब आएगी। ये भी बड़ा मसला है ना कि बड़े एंकर के सामने पहले आ जाती है। नसरीन, एक ब्रेक लेते हैं, बाद वापस आएंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे में जो बातें पिछले कई माह से दोहराई जा रही हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आना होगा, एक एक कदम पीछे हटना होगा, वो एक एक कदम पीछे हटने की तगोदो किसने की? इस नहज तक अगर सूरत हाल पहुंची है तो इससे आगे का रास्ता किस हद तक कठिन है या किस हद तक सहल बनाया जा सकता है? उसके लिए किरदार अदा करने वाली कुव्वतें अगर खामोश हैं तो उस खामोशी की असल वजूहात क्या है? अगर किसी ने किसी के साथ दगा किया है तो उसके पीछे मंतिक क्या थी? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? कंप्रोमाइज अगर कोई हुआ है तो उसके पीछे के हालात क्या है? इस सारे मंजरनामे पे बात करेंगे और बिलखुसूस गवर्नर राज और पीटीआई पे पाबंदी लगाने के हवाले से जो चह मगोई हैं उसकी हकीकतों और उसके असरात के ऊपर बात की जाएगी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, क्या समझते हैं, सब से बातें चल रही हैं पीटीआई पे बैन के हवाले से, माजी में भी चल रही थी, गवर्नर राज के हवाले से वो भी माजी में चल रही थी, अब इस सूरत हाल में उसकी एग्जीक्यूशन आपको आसान दिखाई देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब देखें, गवर्नर राज जो है उसका जो बेहतरीन तजर्बा किया हुआ है माजी में, वो खुद नून वालों के ऊपर हुआ था पंजाब के अंदर। और जहाँ तक पार्टियों पे पाबंदियों का मामला है तो वो तो एक लंबी लिस्ट है जो माजी में लगती भी रही हैं, गिरफ्तारियों की भी एक लिस्ट है जो होती रही हैं। लेकिन बस कसम खाई हुई है हमने कि हमने अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखना। हमने वो सबक बिल्कुल नहीं सीखना जिससे हमारी कौम के लिए मुस्तकबिल में रोशनी बन सके। हमने हर उस रास्ते को अख्तियार करना है जो रास्ता जो है वो हमारी ख्वाहिशात के ताबे हो और अवाम के लिए जिल्लत और रुसवाई के ताबे हो। तो अब मैं इस पे ये क्या है, मतलब मैं तो पहले भी एक दफा कह चुका हूं कि बस बेहतरीन काम तो ये है, मतलब ये जो तमाम चीजें हैं तारीख के पहिए को उल्टा घुमाने की कोशिश में मसरूफ नादान हुक्मरान जो है, इनको क्या कहूं। अब बहरहाल पहले ये कोलू के बैल की तरह चलते थे, अब ये पोरस के हाथी बनते जा रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं मतलब क्या कहूं,
मतलब जो इस वक्त अगर सानिया मॉडल टाउन के एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि उसी को रिपीट किया जाए, या उसके जो मास्टरमाइंड्स जो हैं वो दोबारा वही मॉडल टाउन के सानिया और अल्लाह माफ करे लाल मस्जिद के सानियों को रिपीट करना चाहते हैं, तो कौम को तो कभी इंसानियों से कुछ नहीं मिला। दुरानी साहब, क्या इतना आसान है कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हों उसको इतने आसानी से आप उस पर पाबंदी आयद कर दें? राना साहब, बड़ी जमात और सबसे बड़ी जमात तो दूर की बात है, ये तो किसी छोटी जमात पे भी कभी कोई पाबंदी जो है वो कारगर साबित नहीं हुई। कहाँ आप देखें ना, आप किस चीज को किससे कैंसिल कर रहे हैं? आप किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी से डील करने के लिए, है जी, उस पार्टी की तस्वीर के ऊपर जो है वो लगा रहे हैं। आप जो है किसी लीडरशिप को खत्म करने के लिए उसको पाबंदी से हासिल कर रहे हैं। और ये कौन सा सबर है? आपने देखा होगा, हम जब छोटे थे तो उस जमाने में एक तहरीक चल रही थी, भुट्टो साहब के जमाने में, उससे पहले बाद में फिर ज्यादा, क्या उस वक्त सेंसरशिप लग जाया करती थी। मैं इसके लिए क्या कहूँ, आज तो इन हुक्मरानों को, इस मुल्क के दर्द रखने वालों को इस काम में मसरूफ होना चाहिए था कि ये सोचते कि हमने मुल्क के अंदर कैसे, एक वजीर खजाना ने, मैंने तो नहीं कहा, वजीर खजाना ने कहा है ना कि 190 बिलियन का रोजाना का नुकसान हो रहा है कौम को। इस सर अभी तक के जो एदादोशुमार उसमें तो 600 बिलियन की बात चली गई सर, मजमूई तौर पर। हाँ, वो तो चलेगी। देखिए एक डे का अगर 190 बिलियन होगा तो फिर तो 600 से तो अब निकल जाएगी। मतलब ये है कि ये आप कर रहे हैं और आप रोज एक डमी खुशी ले आते हैं। अब एक वो मिल गया खिलौना इनको, उसका क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का, जो जिसकी हर चीज जो है वो एक वो होती है, कहते हैं किसे क्या कहते हैं। अच्छा दुरानी साहब, ये तो मुझे बताइएगा। दुरानी साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ, यासर तो बड़ा खुश होता है स्टॉक एक्सचेंज से, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। और मैं आलू खरीदने जाता हूँ उसका रेट ज़्यादा है, मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ उसका रेट ज़्यादा है, मैं चिकन खरीदने जाता हूँ उसका रेट ज़्यादा है, मैं दालें खरीदने जाता हूँ उसका रेट ज़्यादा है, मैं चावल लेने जाता हूँ उसका रेट ज़्यादा है, मैं मेडिसिन लेने जाता हूँ उसका रेट ज़्यादा है। तो फिर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या इसकी वजह से ऊपर जा रही है? क्या है ये? राणा साहब, उसका आम आदमी को क्या फायदा है? राणा साहब वैसे खरीदते भी ज्यादा हैं। जी बहुत ज्यादा खरीदता हूँ जी, मैंने पीछे 2 ट्रक कर रखी हैं। यासर साहब, मैं तो हूँ एक मतलब बिल्कुल ही गैर समझदार सा आदमी हूँ। मतलब मुझे आज तक कभी ये स्टॉक एक्सचेंज की समझ नहीं आई कि ये चीज क्या है और इसकी नजरियाती हद होती क्या है, कौन सी नफसियाती हद क्या होती है और कैसे होती है, ये पैसे पड़े किधर होते हैं और जाते किधर है। मतलब वो अब ये तो बहुत ऊंची किस्म की साइंस है ना, जो हमारे से बाहर ना आलू तक पहुंचती है और ना मिर्च तक पहुंचती है। ये साइंस जो है ये ऊपर ही ऊपर घूमती है। लिहाजा मतलब ये है कि इस वक्त जो हुक्मरान है और जो हमारे, मतलब देखिए ना, मैं आपको एक और बात बताऊं, कितनी जाती है जो कुछ भी हुआ। मतलब परसों का वाकया अफसोसनाक था, उसमें नुकसान हुआ लोगों का, कौम का नुकसान हुआ। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सही था गलत था, उस पर मैं बात नहीं कर। हुकूमत का काम हुकूमत करना है और जो हमारे हर इदारा है उसका अपना काम है, उनको बहुत ही मेहनत से अपना काम करने दें, और ताकि हम बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला में फंसे हुए हैं वो उससे निकल सकें। तो ये हमारी इस वक्त की जरूरत है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई की लीडरशिप, ठीक है ना जी, मैं वही सवाल करने लगा था। हाँ, जैसी कैसी भी है वो गनीमत है। गनीमत है जब पार्टियां लीडरशिप से महरूम हो जाती हैं। देखिए जी, जब आप पार्टी की रियल लीडरशिप को जो है जेलों में बंद कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बाकी मांदा होते हैं वो शायद उनकी क्वालिटी के तो नहीं हो सकते ना। अब खान साहब अगर जेल के अंदर बंद हैं तो जो बाकी होंगे वो खान साहब की लेवल की तो परफॉर्म नहीं कर सकते होंगे ना, वरना वो उनकी जगह होते। उनमें कमजोरियां भी होंगी, कोताहियां भी होंगी, उनसे गलतियां भी होंगी, तो उसकी वजह से ग्रीवेंसेस भी पैदा होंगे। लेकिन ये हुकूमती काम नहीं है और ये हम पूरे मीडिया का भी काम नहीं है कि वो उनको मजीद कमजोर करें, क्योंकि जब लीडरशिप जो होती है वो अवाम की इज्तमाइयत की आंख होती है।
उसकी गाइड होती है। इसीलिए लीडर्स को खत्म नहीं किया जाता, पैदा किया जाता है। जिंदा कौमें लीडर बनाती हैं ताकि वो लीडरशिप्स जो है वो कौम को बेराह होने से बचा सकें। हम जो है अपनी पार्टी, अपनी पॉलिटिकल एसेट को जो है पहले तो दहशतगर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम दहशतगर्द से बढ़ते हुए एक सूबे की तरफ उसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उस सूबे से आगे बढ़ते हुए हमसाया मुल्क के नाम को हम एक्यूज कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। ये बहुत ज्यादती है। मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मेरा कोई फौरी ना किसी की सीट मैंने लेनी है ना मेरा किसी से लेना देना है, लेकिन मुल्क तो मेरा ही है ना, आपका भी है, हमारे भी तो दिल है ना, हमारे बच्चों ने यहाँ रहने, हम तो बाहर नहीं जाते। अब आके बातचीत ये होना शुरू हो गई कि वो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं जो हुकूमत के साथ भी बैठ जाते हैं, उनके साथ डायलॉग भी करते हैं, पार्टी में आके और नैरेटिव देते हैं और फिर जो है इस मामले के ऊपर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। अब ये पार्टी के अंदर थॉट्स बढ़ रही हैं, तो वो कंप्रोमाइज्ड हैं या वो माइल्ड हैं इस मामले के ऊपर कि नहीं यही डायलॉग का रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए? देखिए उनमें से सबको मैं जानता हूँ। चेयरमैन पीटीआई की राय भी उनके बारे में मैं जानता हूँ। चेयरमैन पीटीआई उनके बारे में बहुत मुतमईन भी हैं कि कम से कम उनके जरिए हर तरफ उनकी बात पहुंचती है। एक दूसरी बात यह है कि कुछ लोग पहले थे शुरू में जो कि लेके फिर रहे होते थे और पाकिस्तानी के खिलाफ जो है वो हज़ासराई कर रहे होते थे और गालियां दे रहे होते थे, और मैंने उन्हें उस वक्त कहा था भाई ये मुल्क हमारा है। और जब मैंने पहली मफाहमत की जो याददाश्त जॉइंटली पेश की थी पीटीआई के साथ और जो पीटीआई चेयरमैन से अप्रूव्ड थी, पीटीआई इससे पीछे हट गई। उनके जलसों में नारे लगते थे वो खत्म हो गए, जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। अब फिर हुकूमत साहब मैदान में निकल आई और हुकूमत ने कहा जी हमने तो लड़ाना ही लड़ाना है सबको, हम तो हैंड इन ग्लव है और अब हमने इस हैंड के जरिए जो है बाकी सबके साथ हैंड करना है। तो ये जो रवैया हुकूमत का है ये भी मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा मैं बहुत इस चीज को क्लियरली जानता हूं कि वो लोग जो इस वक्त इसी तरह पीटीआई के वो अली अमीन गंडापुर जो है यार, वो मतलब अब बातें करने वाले, अब वो सारे लोग अगर नून ने किसी के साथ दुश्मनी करनी होगी ना पीटीआई में, तो वो ये करेगा कि पीटीआई के अंदर से जो है ना वो लड़ाइयां करेगा। मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम दुश्मन जो हैं और वो इस कोशिश में मसरूफ हैं कि इस टकराव को किसी तरीके से भी ठंडा ना होने दिया जाए। ये दुश्मन की लगाई हुई आग है जिसको वो नहीं चाहते कि बुझ जाए। इसके लिए उन्हें अंदर से लोग लेने पड़े, बाहर से लेने पड़े, किसी पे हमला कराना पड़े, किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े, किसी को गाली, मतलब ठीक है जी गाली दी और जनाब वो 1 लाख 2 लाख पे चला गया आपके प्रोग्राम की जो व्यूअरशिप है, तो आप तो बस बड़े कामयाब हो गए और आप फिर अगली दफा और जोर से गाली दें। ये नहीं है। जो बंदा भी पार्टियों के अंदर तफरके पैदा करने की कोशिश करता है, बगैर किसी प्रूफ के लोगों को बुरा और गंदा और गद्दार कहने की कोशिश करता है, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश करता है, ये लोग उस पार्टी के दुश्मन नहीं है, दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है जो पार्टियों के अंदर तफरीक। मैं तो अगर कोई नून के अंदर भी तफरीक पैदा करने की कोशिश करेगा मैं उस पर भी एतराज करूंगा। यानी ये वो वक्त है कि जब डायलॉग ही हूं और डायलॉग से ही बेहतरी का रास्ता निकाला जा सके और एक इकाई एक ऐसी बनाई जा सके जिसे जमहूरियत की इकाई कहा जाए और मुस्बत तौर पे पाकिस्तान का इमेज उजागर किया जा सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शौकत यूसुफज़ई साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तौर पे इस वक्त मामला क्या है, इसको लेके क्या ये बात है कि लीडरशिप ने सही इकदाम उठाया या तमाम लोग ठीक हैं, या ये है कि जो अहकामात थे वो फॉलो ठीक तरीके से नहीं किया गया और कारकुनान इससे मायूस हुए। कारकुनान मायूस हैं या चार्ज हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात का मुस्तकबिल क्या होगा, और हुक्मनामा अगर कोई जारी होता है उस नैरेटिव की तकमील के हवाले से जो तगोदो करनी है वो किसने किस हद तक की है। टॉप टियर लीडरशिप में जो तब्दीलियों के हवाले से बातें हैं उनमें सदाकत कितनी है और फैब्रिकेशन
जो मालूमात हैं वो कितनी हैं, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल आपसे मंसूब बयान ये था कि बुशरा बीबी नहीं अगर लीड करना है तो बाकी सारे लोग इस्तीफ़ा दे दें। आज मंसूब बयान ये है कि बुशरा बीबी के जो शौहर हैं वो किसी जुर्म के बगैर जेल के अंदर हैं, तो वो ना निकलती तो कौन निकलता। तो क्या समझते हैं कि लीडरशिप नाकाम रही है एग्जीक्यूशन करने में हुक्मनामे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल हायरार्की बनती है ना, फिर उनकी रिस्पांसिबिलिटी फिर उन पे आयद होती है। ये 24 नवंबर का जो एहतजाज था, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए हैं और वो फिर पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके मकासद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ हिकमत अमली से काम लेती है। ये कहना, देखें, बुशरा बीबी, मैं अगेन कहूँगा कि अगर वो जिद भी करती रही तो ये तो उनका हक था ना, उनका हक था, उनका शोहर था, वो जेल में बेगुनाह है, उनको पता है कि उनके साथ जातियां हो रही, तो वो तो जिद करती, सब कुछ होता। लेकिन मेरे जाती ख्याल है कि पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए था उस हवाले से कि जैसे 2 दिन पहले से पाकिस्तान बंद था और हम अगर जहां से कंटेनर जहां भी पड़े थे उधर ही धरना दे देते तो हुकूमत ने तो कंटेनर नहीं खोलना था। तो अगर 2 दिन और रह जाते तो मेरे ख्याल से हुकूमत घुटने टेक देती। मेरी जाती राय, आई डोंट नो, लेकिन मैंने ये जो जरूरी समझा वो कहा कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी जी चौक पहुंचने में। कोई वहाँ रेडियो नहीं बढ़ रही थी, एहतजाज ही करना था। एहतजाज ऑलरेडी हमारा कामयाब था, तो उसमें जो हुआ, बाकी जो ये कहना कि जी वर्कर मायूस है, पार्टी को नुकसान हुआ, देखिए नुकसान फायदा ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगा रहता है, कभी अच्छा जाता है कभी बुरा जाता है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज की वो होती है। तो उससे ये मतलब नहीं अखज़ करना कि पार्टी खत्म हो गया, कि पार्टी खत्म होती है। आपको याद है राना सनाउल्लाह जब वज़ीर दाखिला था तो उस दौर में भी खान साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने एकदम वो कॉल ऑफ किया और हम सबसे कहा कि वापस जाए। तो लोगों ने कहा खत्म शुद्ध पार्टी खत्म नहीं होती है, सिर्फ ये कि आपने डिसीजन लेना होते हैं बर्वक्त, और लीडर ने लेने होते हैं। वर्कर तो देखे ना, वर्कर तो आपके पीछे आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी वर्कर का प्रेशर था, फलां का प्रेशर था। भाई प्रेशर लीडर का काम ही है प्रेशर लेना। तो अगर प्रेशर नहीं ले सकते तो फिर इतनी बड़ी पार्टी की लीडरशिप संभालना मेरे ख्याल से जाती होगी। इसलिए मेरा किसी के साथ कोई जाती वो नहीं है, सारे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल ये है कि देखें, पार्टी चलाना और काबिलियत और ये अलग अलग चीजें हैं। सियासत जो है ना, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। अच्छा, वो सिर्फ केपीके में गवर्नर राज की बड़ी गूंज है और पीटीआई पर पाबंदी की बड़ी गूंज है। क्या आप समझते हैं कि ये हो सकता है? देखिए, इन्होंने कल तो पूरी कोशिश की, ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट किया गया ये उसी हवाले से हुआ कि जी पार्टी पे बैन लगा दिया जाए। इस क्या है, पॉलिटिकल लोग जो हैं वो अपना मैंडेट जो आपने पहले चोरी किया उस पर इतना एहतजाज हो रहा है, तो आप दिन दहाड़े डाका डाल के मैंडेट छीनना चाहते हैं। तो यहाँ लोगों ने कोई वो चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई है ना कि आप इस तरह आके और आलल ऐलान के जी मैंने गवर्नर राज लगा दिया। क्यों लगा दिया जी? आप तो पहले से हम कहते हैं आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं हो, आपने तो खुद जो है ना गलत तरीके से हुकूमत हासिल की है। तो मेरे ख्याल से गवर्नर राज की बातें करना बेवकूफाना बातें हैं। ये इस वक्त आग की चिंगारी है, इसको भड़काने की जरूरत नहीं है, आग को ठंडा करने की जरूरत है। गवर्नमेंट होश के नाखून ले, पॉलिटिकल एटीट्यूड रखे, पॉलिटिकल अप्रोच करे, पॉलिटिकल लोगों को अपॉइंट करे। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, ये बताइए कि पार्टी के अंदर बातें बहुत चल रही हैं कि लीडरशिप तब्दील होगी, नए लोग आएंगे, मिन्हा कर दिए जाएंगे, इस तरह की सुबह से लेके अब तक यही खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऐसा कोई इरादा है या ये सारे इरादों का इख्तियार जो है वो बानी पीटीआई के पास ही है और वही फैसला करेंगे? तो ये फिर चहमगोई आप क्यों? देखें, ये अफवाहें हो सकती है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा भी एक सोशल मीडिया पे कोई खबर चल रही थी, तो मैंने भी एक सहाफ़ी के साथ शेयर की और कि ये सोशल मीडिया पे चल रही है। तो कोई अभी तक ऐसी बात नहीं है। होगी तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी है, लोग चेंज भी होते रहते हैं, नए आते हैं, पुराने होते हैं, ये तो एक अलग वो है। अभी तक ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई फैसला हुआ है कि जी फलां को निकालना है। ये मैंने सुना है कि करम साहब जो जनरल सेक्रेटरी हमारे राजा साहब, वो
शायद उन्होंने इस्तीफा दिया और वो कह रहे हैं कि यार पंजाब से ज्यादा लोग नहीं निकले, क्रिटिसिज्म हो रही है, तो मैं अपना ओहदा छोड़ देता हूँ। तो वो इंतहाई नफीस आदमी है, उनकी सोच है, उनका वो है, लेकिन मैं तो सब दोस्तों से कहता हूँ। लेकिन सुना है कि आपकी कोर कमेटी ने, सियासी कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया। तो क्या होगा, मैं तो नहीं हूँ उस कमेटी में, मैं तो किसी कमेटी में नहीं हूँ अब। एक जमाने में मैं सारे कमेटी में होता था। अच्छा, ये जो आपने बात की ना शौकत यूसुफजई साहब, ये कल से लेके अब तक ये बात हो रही है कि जो डट जाने वाले थे वो पसे पर्दा हैं या फिर पीछे हैं, और लीड करने वाले हैं वो जो कंप्रोमाइज्ड हैं। तो वो पुराने लोग वापस ले आए, हो सकता है नताइज तब्दील हो जाएं और कारकुनान बातें ना करें। तो क्या समझते हैं कि पुराने लोगों को वापस आना चाहिए या ठीक है बस बिस्मिल्लाह जिस तरह चल रहा है चल रहे हैं? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि हमारी लीडरशिप कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि बड़े एहसानात किए इमरान खान ने, बड़े बड़े ओहदे दे दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंप्रोमाइज होंगे। वो जो पिछले लोगों को ओहदे दिए थे सर, वो एहसानात कम थे। ये नहीं समझता कि कंप्रोमाइज है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ और साबित भी हो गया कि थोड़ी सी लेक ऑफ कम्युनिकेशन कहें या लेक ऑफ जो नोहा होती है पॉलिटिक्स की, वो उसमें शायद इनको मार पड़ी है, या फिर ये कह सकता हूँ कि मुशावरत अमल जो है नहीं करना चाहते थे या नहीं हुआ उनसे। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी बात ये होती है कि अगर कोई तस्लीम कर ले कि मेरे से गलती हुई है, तो वो फिर आगे बढ़ सकता है। अगर वो ये कहे कि नहीं मैंने सब कुछ ठीक किया है, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। और मेरे ख्याल से अभी तक हमारे जितनी भी लीडरशिप है सीनियर, मैंने बड़ी तनकीद की उन पे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई वो नहीं आया। मैं मशकूर हूँ उनका, लेकिन मेरा जो गुस्सा था या लेकिन शौकत यूसुफजई से कभी कभार आना चाहिए, आगे से जवाब भी आना चाहिए, ये खामोशी इख्तियार कर लेना भी बेहतर नहीं होता। हाँ, हो सकता है मेरे लिए कोई खतरा हो, लेकिन बहरहाल ऐसी बात नहीं है। हम देखें, हम तो वर्कर हैं, हम तो जो बात सही होगी, सियासी होगी, अगर कोई राय लेता है नहीं लेते हमसे, हम अपने राय का इजहार करेंगे, हमेशा से करता आया हूँ। और एक साहब थे जो आज सियासत में नहीं रहे, उन्होंने एक दफा खान साहब से कहा था कि ये बदतमीजी आपके साथ बदतमीजी करता है। मैंने क्या बदतमीजी थी, मैं हमेशा जब असम्बलियाँ टूट रही थी तो मैं उठा, मैंने कहा सर असम्बलियाँ ना तोड़े। तो उन्होंने कहा, उसका फवाद चौधरी भी उसका गवाह है, तो मैंने कहा जी असम्बली ना तोड़े, इस वक्त असम्बली तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम पे किसी ने डंडा नहीं रखा है, ये हमारी असम्बलियाँ हैं लोग। लेकिन उस वक्त जो है ना वो फवाद चौधरी साहब की बात मानी गई और असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला हुआ। तो उस वक्त भी मैं कहता था कि ये गलत फैसला है, बाद में फिर सबने कहा कि फैसला गलत था। तो उस वक्ती तौर पे वो चीजें बुरी लगती हैं कि ये क्यों इतनी मुखालफत कर रहा है। अच्छा शौकत साहब, ये सारा तो हो गया, बहुत से लोगों का ख्याल है कि पीटीआई ख़त्म हो गई। मैं तो आज भी स्टैंड लेता हूँ कि पीटीआई पहले से ज़्यादा मुतहर्रक हो गई और पीटीआई आगे बहुत अच्छा खेलेगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की आज बड़ी गूंज उठी है कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। आपके केपीके से कुछ नाम लिए गए हैं, क्या केपीके से कोई ऐसा एक नाम है जो आप समझते हैं कि इमरान खान के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए ना। फॉरवर्ड ब्लॉक में क्या होगा, जब तक इमरान खान नहीं होगा तो 10 फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। वोट तो कहीं इधर उधर नहीं जाता है ना, वर्कर जाता है। ये तो सबने देख भी लिया है। हमारे कितने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स जो है वो चले गए 9 मई के बाद, और फिर ये जो इलेक्शन हुआ आपने देखा ना कितनी सीटें लिए बाकी पार्टियों ने और उन लोगों ने जो चले गए। ये देखें, मैं मुझे इस चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि इमरान खान ने जो ट्रेंड निकाली है सियासत की, उसने तो इलेक्टेबल्स का खात्मा ही कर दिया। अब तो ये है कि जो जिस तरह बाहर मुल्कों में होता है कि पार्टी जिसको टिकट देती है वही जीतता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पार्टी इंटेक है। ना तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की मैंने बात सुनी है, ना कोई इस तरह कोशिश हो रही है। और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जरूरत क्या है, वैसे ही बनाए। इससे पहले एक और पार्टी हमारी नहीं बनी थी, वो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी कमजोर हुई है, मैं आपको बताऊं। और मेरे ख्याल से हमें मतलब मैं अभी पार्टी से कहूंगा कि कम से कम 1 दिन 2 दिन सोग के लिए जरूर ऐलान करें कि हमारा सोग है, और हम अपने भाइयों के साथ, उसमें रेंजर्स भी हैं, उसमें पुलिस के जवान भी हैं, इन सब पे हमें अफसोस है और इस पे सोग मनाने का ये तो करना चाहिए हम सबको।
करना चाहिए और पूरे तौर पर करना चाहिए, और फॉरवर्ड ब्लॉक अगर कोई बनता भी है तो उसके नतायज कुछ नहीं निकलेंगे। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक के बाद सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सियासी मंजरनामे में अपोजिशन और हुकूमत की बातें तो हम कर चुके हैं और मज़ीद भी करेंगे, लेकिन हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के जो इख्तलाफात थे वो इख्तलाफात किस हद तक जायज़ हैं, और जो बातें उठ रही थीं उसमें किस हद तक सदाकत है। क्योंकि कल हमने उसकी वेरिफिकेशन करने की भी कोशिश की तो हमें जवाब ये मिला कि ऐसा अगर इकदाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद ही उठाया हो या उसके अपने लोग उसके अंदर शामिल हों तो हमें एहतजाज करने का फिर क्या फ़ायदा, हम एहतजाज करें ही क्यों। मौजूदा सियासी सूरत हाल में कौन फ्रंट फिट पे है, कौन बैक फिट पे है, कौन कंप्रोमाइज्ड है, कौन जो है सिर्फ इसलिए सियासत कर रहा है कि इस वक्त को गुजारना है और आगे चल के देखा जाएगा कि क्या करना है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों एहतजाज कर रही है। ये आपने कहा था कि ऐवान सदर से तो दस्तखत हुए तो एहतजाज काहे का, ये इसके ऊपर कल तैमूर तालपुर साहब से हमने यही बात की। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ऐवान सदर के साइन है तो आपको एतराज़ फिर अपने जो है वो लीडर के ऊपर है, तो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं जी ऐवान सदर के साइन होते तो हम क्यों एहतजाज करते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, होता तो मीडिया के सामने आ जाता, अभी तक आया क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कच्ची केनाल 1.5 साल की मुद्दत में कंप्लीट करने की मंजूरी दे दी गई है। झूठ बोल रहे हैं, ये वक्त गुजार रहे हैं। ये यहाँ पर हो गया है सिंध के पानी का सौदा। अब ये जितना भी कहें, अब मुझे नहीं पता, मैं बीच में अपनी पार्टी से भी कहूंगी कि भाई ये एक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होके वाज़ेह मौक़िफ़ और सब चीजें मीडिया के सामने रखनी चाहिए। अब वही बात है, आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बता रही हूँ 10 दफा आपके प्रोग्राम में कहा, लेकिन वो आके बता रहे हैं कि जी ऐवान सदर से साइन नहीं हुए, झूठ बोल रहे हैं। तो ये झूठ बेनकाब होना चाहिए। और जो बाकी जो यहाँ पर धरने हो रहे हैं सिंध में, वो ऐसे तो नहीं हो रहे। क्या वो बहुत फारिग थे या ऐसे ही बैठे हुए थे जिन्होंने धरना दिया? मुझसे बात ही नहीं हो रही। अच्छा, ये बताएं मुझे, उन्होंने कहा जी कि अगर ये नहरें बनती हैं, ये सारा कुछ होता है तो हमारी लाशों से गुजर के होगा, इसके बगैर नहीं होगा। ये भी सियासी बयान है। प्लीज कल गुजरे। कौन सी लाशें? लाशें सिर्फ गरीब के बच्चों की होती हैं। इनमें से किसी की लाश नहीं गिरेगी, इनमें से सिर्फ उसकी लाश गिरेगी जिसकी लाश गिराना चाहेंगे। इनकी अपनी पार्टी के 2 शहीद हैं जिनकी लाश गिराना चाहते हैं, इनकी कहां पे लाशें गिरेंगी? कैसी बातें कर रहे हैं? सब कुछ हो गया। 4000 एकड़ जमीन पे काश्तकारी शुरू हो चुकी है। ये बहुत पहले जो प्रोग्राम था कैसर बंगाली साहब ने किया था, और उन्होंने ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर बहुत तफसील से लोगों को बताया था कि ये होता क्या है। मैं राणा साहब, मेरे से ना बात नहीं हो रही। अब मुझे पता है आप उस बात की तरफ नहीं जाना चाह रहे। मैं समझ रही थी कि शायद कुछ बात होगी, लेकिन अब ये पानी पे बात हो रही है तो मेरे से तब भी नहीं हो रही। लेकिन ये सब झूठ है। आपको अगर पता है तो मेरा ख्याल हम इसी पे बात करें जिस पे हम बात कर रहे हैं, और दीगर सियासी इश्यूज पे बात करते हैं ना। तो कौन सी सियासत है? कौन सी सियासत है? आपको किसने कहा किस मुल्क में सियासत है? एक पता नहीं क्या है, लेकिन वो सियासत नहीं है। तो ये जो अब बात कर रहे हैं सायरा बानो साहिबा, जो बात कर रहे हैं, जो ये सब सोए हुए सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, ना अपनी आवाम के लिए बोलना, ना इस निजाम के लिए बोलना, ना कोई बात करना हो, पता चले सबको। जी, सियासत वैसत कोई नहीं है। अब अपनी बका की जंग है, खुदा जाने मुल्क किस तरफ जा रहे हैं। तो बका की जंग में वो जो कह रहे हैं कि ये भी बका की जंग है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की जो बातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की बातें। बात सुन ले, इतना कष्ट क्यों उठाना, सीधा सीधा लगा दे। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में राणा साहब क्या समझते हैं कि मोहब्बत के, तो वो कह रही हैं कि असली मोहब्बत के तो चरखे हुए हैं। मौलाना ने आज जो बात की है उधर सिंध के अंदर, उसमें उन्होंने नई तहरीक का इंदिया दिया। नई तहरीक का सिर्फ इंदिया ही रहेगा या कोई अमली इक़दाम? तहरीक
फिर कहते हैं ना पंजाबी का एक फिक्र, सच आखा थे भजन खाखा डरदी सच ना आखा। कौन सी तहरीक? मौलाना साहब ने कहा मैं इन इंतहाबात को नहीं मानता। मौलाना साहब ने माना इन इंतहाबात को। मौलाना साहब ने इन्हीं इंतहाबात के तहत 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिया। वो तो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा फॉर्म 47 किया या 45 किया, माना ना। मौलाना साहब ने कहा कि मैं एक बड़ी तहरीक चलाने जा रहा हूँ। कोई तहरीक चली? मुझे बता देना। सखर में बड़ा जलसा होना था, हुआ जलसा? आज उस जलसे में कोई ऐसी बात हुई है कि जिसे आप कहें कि ये जलसा सब कुछ खत्म कर देगा? हुई है बात? तो बयान ही है। तो फिर बयान ही है ना, बस। ठीक कह रहे हैं सारे। जब आपने अमली तौर पर यह सोचने फैसला कर लिया है कि बयानात खेलना है, तो फिर ठीक है। फिर तो ऐसा ही चलेगा ना, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, मसालत राब्ते 26 महीनी तरमीम पे मौलाना साहब सबसे कर सकते हैं, लाहौर जा सकते हैं, बाकी जगहों पे जा सकते हैं, दीगर मामलात पे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? ये जाके आसफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब से क्यों नहीं कहते कि ये पानी का जो मसला सिंध का है इसे हल करें? सर वो जाके वजीर आजम को क्यों नहीं कहते? सर वो जो 26वीं आईनी तरमीम में मदरसों वाला मामला रखा हुआ था, उसके ऊपर भी 8 एतराज़ात सदर साहब ने लगाए हैं, वो 13 दिनों में तो उस पर दस्तखत ही नहीं हुआ है, वो भी मामला उधर पड़ा हुआ है। तो फिर मुझे बता दें कौन कितना रलिया है? मैं वो फिक्र नहीं कहना चाहता ना। मौलाना साहब इंतहाई मोहतरम है, इंतहाई मेरे लिए अजीज काबिल एहतराम है, लेकिन सियासत में हमेशा ज़िंदगी में ज़हन में रखिएगा, सियासत में ना अब टेस्ट मैच नहीं है, T20 है। T10 भी नहीं है, बहुत जल्दी भी नहीं है, लेकिन T20 ज़रूर है। और उस T20 के 4 मैच हों, 5 हों या 6 हों, लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं कि पहले मैच का रिजल्ट क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चौथे का क्या है। बारी कौन ले रहा है, और कौन जो है उसको आउट करेगा। राना साहब वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क को डिफ़ाल्ट से बचाने के लिए सियासत हमने कुर्बानी कर दी है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, 1000 पॉइंट क्रॉस कर लिया हमने। मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ क्या किया इन्होंने। इस मुल्क का क्रेडिट अगर आपने किसी को देना है, स्टॉक एक्सचेंज का, जो मैंने कल बात भी की है, गैर मुल्कियों की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से बचाने का, इसका अगर आपने क्रेडिट देना, इवन IMF से जो पाकिस्तान की शराइत पूरी हुई या कोई नरमी आई, उसका क्रेडिट सिर्फ आप जो है ना वो आर्मी चीफ साहब को दें, उनकी कोशिशों को दें, इनके पल्ले चले। मुझे बताएं, मैं तो नहीं कह रहा, हर चीज़ पे खुद कह रहे हैं ना वो, तो खुल के भी हमें बयान करना चाहिए। उनको दें क्रेडिट, उन्होंने किया है। हुकूमत के पल्ले ना कुछ था, ना कुछ है, ना हो सके। चले मुझे बताएं, PDM की हुकूमत में जनेवा में तकरीरें हुई, यहाँ आकर उतने पैसे इकट्ठे होने थे कि नहीं होने थे, इतने अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, इतना जश्न मनाया गया, इतना खराज तहसीन पेश किया गया, जनाब हम पाकिस्तान के लिए इतने पैसे ले आए, याद है आपको? और अब जब ये दोबारा कॉन्फ्रेंस में गए तो इन्होंने वहाँ पे एक तकरीर फरमाई मेरे वज़ीर आज़म ने कि जनाब आपको पाकिस्तान की मुश्किलात का एहसास होना चाहिए, जो लफ्ज़ उन्होंने कहे, जो आपने वादे किए थे वो आपको पूरे करने चाहिए। कहा ना, जब आपको पता है कि आपके साथ आपकी जब PDM की हुकूमत में किया वादा पूरा नहीं हुआ, तो आप कौन से सुरखाब के पर हैं जो आपके वादों पे किसी ने करना है? हम क्यों नहीं कहते कि हमने नहीं किया? हमें मानना चाहिए कि आपके सिपह सलार की वजह से आपको सब कुछ पाकिस्तान से बाहर से आ रहा है। नहीं लोग आप पे यकीन करते, क्यों नहीं करते? उसकी वजूहात बहुत है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा आप नाराज़ होकर उठ जाएंगे। मैं वो करना नहीं चाहता, मैं नाराज़ हो गया। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मैं करना नहीं चाहता। जिस मुल्क के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे स्टॉक एक्सचेंज से कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी जो गरीब आदमी है ना, उसके पल्ले नहीं पड़ता कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई या नीचे गई। मेरे पल्ले तो उस दिन पड़ेगा जब मुझे पता हो कि यार मैं जो बाजार से चीज़ खरीदने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे मुनासिब रेट पे मिल रही है। मुझे उस दिन पता चलेगा कि जनाब अब गरीब का बच्चा पढ़ सकता है। अब पता चलेगा जनाब कि वाकई जिस गाड़ी में हम फिर रहे हैं उसका पेट्रोल हम अफोर्ड कर सकते हैं। जब हमें पता चले कि जनाब वाकई
आज हर घर के अंदर 3 टाइम की रोटी पकी है या 2 टाइम की रोटी पकी है। जब आपको पता हो कि जनाब आज सरकारी अस्पताल के अंदर जो मरीज जा रहा है वो खुशहाल होकर वापस आ रहा है, उसे प्राइवेट अस्पताल की तरफ भेजने की तैयारी नहीं होती। जब आपको पता हो कि जनाब आपका बच्चा अगर बीमार होगा तो उसको मुफ्त दवाई मिलेगी, उसकी पर्ची 5, 10, 20 रुपए की, 100 रुपए की, 150 की या 200 की बनेगी। ये नहीं होगा कि उसको महंगे तरीन अस्पताल में जाना पड़े। ये नहीं होगा कि जब आप मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेने जाएं और 5, 10, 20 मिनट सोचते रहें कि मैंने अगर मेडिसिन ले ली तो कल बच्चे के दूध के पैसे कहाँ से लाऊंगा, रात का खाना जो है वो किस तरह पकेगा। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना फिर मैं मानूंगा। फिर उस वक्त माना जाएगा, लेकिन वो दिन जो है, वो जो दिन ख्वाबों में देखा गया, जिसके वादे किए गए, वो दिन कब आएगा, उसी का ही इंतज़ार है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।